तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटॉन। सब लोग स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइट जो होता है हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। और फोटॉन जो होता है हमारा ये प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया था। क्वांटम थ्योरी जो था हमारा क्या बोलता था ये, कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है और क्वांटा ऑफ एनर्जी में आ रहा है, क्वांटम में आ रहा है, फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। और ये किसी भी सरफेस पे गिरता है तो एनर्जी क्या करता है, ये स्प्रेड हो जाएगा, वहां पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा और हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वहां से इजेक्ट हो जाता है वो, ठीक है, एमिट हो जाएगा। तो अब ये ना थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, कुछ पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट लिखवाया गया था, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटॉन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया कि जो रेडिएशन है सर हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, रेडिएशन जो है हमारा सर वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है और उसी पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स नाम देते हैं। उसी पार्टिकल को हम फोटॉन नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि ये फोटॉन जो होता है हमारे, इनके पास एनर्जी होती है और एक मोमेंटम होता है। सही है, अब फोटॉन है, मूव कर रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, एनर्जी लेकर के चलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लूं मैं, जिस सोर्स से निकल रहा होगा ये, ठीक है, एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स का होता है, जिस सोर्स से लाइट एमिट हो रही है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। वेवलेंथ चेंज होता है, जैसे लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो रही है, मीडियम बदल रहा होगा। अरे क्योंकि एयर की डेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, कहीं गैसेस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे कहीं कम प्रेजेंट होंगे, तो डेंसिटी चेंज हो रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है वहाँ पे। सही है, तो वेवलेंथ चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। याद रखना इस चीज़ को, दिमाग में बिठा कर रखना, जब तक सोर्स नहीं बदला जाएगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सोर्स बदलने पे, बल्ब बदलूंगा तभी फ्रीक्वेंसी बदलेगा, वरना फ्रीक्वेंसी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि हर फोटोन के पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम E इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं, एंड मोमेंटम होता है जिसको m इंटू वी लिखा जा सकता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर ये एयर में ट्रेवल कर रहा होगा सर तो मैं P इज इक्वल टू m इंटू सी लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन all the photons of a particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy, ठीक है, एंड सेम मोमेंटम। देखो इंटेंसिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इंटेंसिटी हमारा कांस्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है कि अगर इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट रखा है या इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी जो होगी हमारी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाली है। तो तीसरा क्या हो गया, एनर्जी जो है, एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जितनी भी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को लिखा गया यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखवाया हूं मैं। ठीक, चौथा पॉइंट में क्या बोला गया, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑन अ मेटल सरफेस देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फॉलिंग ऑन दैट सरफेस। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो उससे एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटेंसिटी जो है, या मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बोलो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलो, ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे इंटेंसिटी पे। ये डिपेंड करेगा सर हमारा इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी पे डिपेंड करने वाला है। जितना ज्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, फोटॉन्स आएंगे और उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सिंपलिसिटी के लिए आइंस्टीन ने क्या माना था कि एक फोटॉन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, समझने के लिए ये माना गया था कि एक फोटॉन जो होगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला है। अगला पॉइंट क्या लिखा गया था कि ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन विच सोज अ डेफिनिट एनर्जी और कलर डज नॉट चेंज व्हेन फोटॉन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, जो कलर है या वेवलेंथ है वो डिफरेंट मीडिया में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सातवां बोला गया है वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। अभी मैंने बताया कि जब भी लाइट रे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेगा उसका वेवलेंथ बदलेगा, क्योंकि मीडियम अलग अलग है। वेवलेंथ बदलेगा, वेवलेंथ बदलने की वजह से वेलोसिटीज बदलेंगी, उसकी वेलोसिटी बदलेगी,
क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। जो पांचवा पॉइंट हमारा लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सर ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा ही कांस्टेंट बना रहेगा जब तक मैं सोर्स को नहीं बदलूंगा। तो होता क्या है, मान लो अलग अलग मीडियम्स हैं, अलग अलग मीडिया दिया गया है, तो इसका वेवलेंथ जो भी लाइट रे यहाँ से आ रही होगी यहाँ पर आएगा। यहाँ पे स्पीड मान लेता हूँ v1 है, तो ये लैम्डा 1 होगा इसका वेवलेंथ। जैसे ही ये मीडियम को बदला, अब इसका वेवलेंथ मान लेता हूँ बड़ा हो गया। अब वेवलेंथ बड़ा हो गया, लैम्डा 2 बड़ा हो गया, तो सी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड को कम होना पड़ जाएगा, नहीं, अगर ये बढ़ा तो इसको भी बढ़ना पड़ जाएगा, स्पीड को भी बढ़ना पड़ेगा। रेशियो को कांस्टेंट रखना है। जैसे देखो 4/2 का रेशियो क्या होता है, 2 है, ये रेशियो कांस्टेंट रखना है मुझे। ये लैम्डा है डिनोमिनेटर में और स्पीड है। लैम्डा अगर मान लो 4 हो गया, लैम्डा मान लेता हूं अगर 4 हो गया, तो स्पीड को कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, तभी ये 2 रहेगा। बात समझ आ रही है। तो एक बात याद रखना है तुम्हें कि अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ रही होगी, ठीक है, क्योंकि उसका ओवरऑल रेशियो मुझे कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हैंस फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात हमेशा याद रखना है। फोटॉन्स को जब मैंने क्या किया था, जब इस फोटॉन को मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाया था, ये देखने के लिए कि क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मैंने इसको एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड से मैंने जब पास कराया था फोटॉन्स को, मान लो ये फोटॉन्स हैं, ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले गए थे, इनके पाथ में कोई चेंज नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ, फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन सर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, उसके अंदर होता है। ये बात तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं ईएमडब्ल्यू में, कि एक पार्टिकल अगर चल रहा होगा या इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है या प्रोटॉन अगर चल रहा है, तो उसके साथ ये दोनों वेव एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव भी और मैग्नेटिक वेव भी, ठीक है। बट देखो होता क्या है उसमें कि उस चार्ज से ओरिजिनेट हुआ है, वो चार्ज नहीं कहीं जा रहा है। पार्टिकल जो हमारा पार्टिकल मान ले तो मूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो एसोसिएटेड होकर के चलते हैं, वो आपस में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट, वो अलग बात हो गई है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि फोटॉन्स जो होंगे हमारे, ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। चार्ज पार्टिकल की बात अलग है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसकी बात अलग है हमारी, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे फोटॉन्स की बात हुई थी, और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं पास करवाता हूँ तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। बात समझ आ रही है। और ये पूछा भी गया था बोर्ड में, बोर्ड में ये पूछा गया था कि फोटॉन्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज वो कैरी करते हैं, एक्सप्लेन करो। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन दैट photons are not deflected when they are placed in external electric field and magnetic field। एक्सपेरिमेंट से हमने इस चीज को देखा था। अगला क्या बोला गया था, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। अब देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, मास का उन्होंने बताया एक चीज। जैसे देखो न्यूटन की थ्योरी फेल क्यों की थी, न्यूटन की थ्योरी में आज तक तुमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, कहीं तुमने ये पढ़ा क्या कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मास बढ़ते जा रहा है। जैसे तुम मान लो बहुत तेज दौड़ रहे हो तो भारी होते जाते हो क्या, लेकिन चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होने लगता है। तो आइंस्टीन ने एक मास का एक्सप्रेशन दिया था, m इक्वल्स m0 अपॉन में √1 - v² / c², जहां पे m0 क्या होता था, रेस्ट मास होता है। रेस्ट पे जब भी बॉडी होगी तब मास। सर कैसे पता आपको रेस्ट मास यही होगा, देखो जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0 होगी। यहाँ पे 0 पुट करूंगा, 1 - 0 1 √1 1, m बराबर m0 आएगा कि नहीं आएगा। जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो उसका मास होगा m0, ठीक। लेकिन आइंस्टीन ये न्यूटन ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि अगर मैं किसी भी गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से मैं मूव करा रहा हूं मैं, तो उसका मास बढ़ने लगेगा। ऐसा हम लोग देखे भी नहीं है। जैसे तुम में से अगर कोई दौड़ता होता है, जो होता है एनुअल फंक्शन वगैरह, तो ऐसा थोड़ी है कि दौड़ने लगे तो भारी होते गए, धरती में घुसते चले गए, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भागता है तब उसकी स्पीड लगभग
स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे, v वेलोसिटी को मैं मान के चल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ होता है। इसी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, सही है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो 2 × 10⁶ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और c हमारा होता है 3 × 10⁸। एक काम करते हैं, इसको भी 3 मान लेते हैं। दोनों का जब रेशियो लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻²हो जाएगा, होगा ना 10⁻²। 1 में से 10⁻² घटाओगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0.01 को अगर घटाऊंगा तो 0.9899 0.99 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो भी 1 से छोटी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। 1 से छोटी वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना वैल्यू। लेकिन सर तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हो गया या जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जब मोशन में होते हैं तो उनका मास ग्रेटर होता है किससे, रेस्ट मास से। लेकिन हम लोग की अब बात करता हूं मैं, हम लोगों की बात कर ली जाए। जैसे मान लो बाइक तुम चला रहे हो 60 kmph पे या 120 km/h पे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लो बाइक चल रही है या कोई भी गाड़ी चल रही है, या तुम दौड़ ही रहे हो उतने की स्पीड से। वो इसलिए मैं ले रहा हूँ 120 km/h क्योंकि ये पॉसिबल है, गाड़ियां चलती हैं इतनी स्पीड पे, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं स्पीड कितना है, 120 km/h है। अब इसको चेंज करो जरा, 120 × 5/18 करते हैं। मैं एक काम करता हूँ 180 ही ले लेता हूँ, चलो ताकि कैंसिल आउट कर सकें। 180 पे भी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, जो भी रेसिंग कार है वो अगर इस तरह चल रहा है हमारा, इसको कैंसिल आउट किया कितना जाएगा, 50 मीटर/सेकंड होगा कि नहीं होगा, 50 मीटर/सेकंड होने वाला। अब इसको डिवाइड करो तो जरा, 50 v/c निकाल रहा हूं मैं, क्या है v²/c² है। अच्छा यहाँ स्क्वायर करना भूल गए थे हम लोग, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 का मतलब कितना होगा, 0.001। अब देख रहे हो और छोटी हो गई वैल्यू, तो और ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं मास, मास और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, 50 में 3 × 10⁸ है का स्क्वायर लेंगे, v²/c² ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना आएगा, ये यहाँ पे एक जीरो है और ये 5/3 है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको छोड़ दो, 1.666 आएगा। और ये इसको देखो, तुम एक काम करो, इस नंबर को हटाओ, 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁷ बनाएगा कि नहीं, 10⁻⁷। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻14 होगा, 10⁻14 होगा। अब बाबू एक बात बताओ, इतनी छोटी वैल्यू को मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 में से घटाना है कि नहीं, इसको मुझे घटाना, 1 में से 0.13 बार 0 फिर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो लगभग 1 के बराबर ही वैल्यू आएगी। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, m0 के ही बराबर हो जाएगा। सोचो 180 km/h से कोई गाड़ी अगर चल रही है, इतनी स्पीड से कोई आदमी नहीं भाग सकता है, इतनी स्पीड से कोई भाग नहीं पाएगा, कोई भी पार्टिकल नहीं भगा सकता हूं मैं। रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। तो उस समय हमने क्या देखा कि सर जो मास है वो रेस्ट मास के ही बराबर आ रहा है, ठीक। यहीं पर न्यूटन की थ्योरी फेल की थी। न्यूटन ने कहीं बात ही नहीं किया कि मास बढ़ेगा मास घटेगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई बॉडी मूव कर रही है, कहीं न्यूटन ने नहीं बोला है कि अगर तेजी से भगाओगे तो क्या होगा, मास बढ़ने लगेगा या मास घटने लगेगा। लेकिन हमने सब एटॉमिक पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल जो थे उस पर ये चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर वो तेजी से भाग रहा है तो उसका मास में क्या हो रहा था, वेरिएशंस आ रहे थे। इसीलिए इसको अलग ब्रांच बनाया गया मॉडर्न फिजिक्स करके, और आइंस्टीन की थ्योरी चलती है, न्यूटन की थ्योरी सारी फेल कर गई थी। तुमसे बोला भी था, न्यूटन की थ्योरी दो ही जगह फेल करती हैं, एक तो मास छोटा हो जाए और स्पीड बढ़ जाए। स्पीड अगर बढ़ गई तो उसका क्या होगा, मास में वेरिएशन आने लगेगा, और मास अगर तुम बहुत छोटा हो गया तो भी मास में स्पीड में, क्योंकि जो भी दुबले पतले लोग होते हैं वो तेज भागते हैं, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने ये बात बताई थी हमको, क्या बताई कि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और आइंस्टीन ने ये न्यूटन ने कोई बात नहीं की थी, इसलिए न्यूटन की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी जाती है। यही चीज लिखा गया इसमें, ठीक है। तो रेस्ट मास जो होगा फोटोन का कितना आता है, 0 आता है, ठीक। तो ये हमने किस में पढ़ा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ रहा है
वो है डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, या मैटर वेव के बारे में बात करना है। ठीक, अब देखो डी ब्रोगली से पहले जो लिखा गया था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसको समझते हैं एक बार। कि अभी तक हमको ये बात पता चल गई कि लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर होता है, कभी वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कभी वो वेव जैसा बिहेव करता है। ठीक है, फोटोन क्या है, एक मैटर ही है, कुछ तो कुछ मास होगा उसके पास, तभी तो तुम मोमेंटम ले रहे थे पी इज इक्वल टू एम वी, कुछ ना कुछ मास होगा फोटोन के पास भी। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस थे, जैसे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इसको हम लोग कैसे बताते हैं, पार्टिकल नेचर से बताते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इसको हम लोग वेव नेचर से बताते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इसको हम लोग ड्यूअल नेचर से बता सकते हैं, वेव से ही बता सकते हैं हम लोग, पार्टिकल से ही बता सकते हैं। तो डी ब्रोगली का देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस था ये। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर लाइट हमारा मैटर के जैसा बिहेव कर रहा है, वेव के जैसा, लाइट हमारा वेव के जैसा बिहेव कर रहा है और पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, लाइट हमारा क्या कर रहा है, लाइट हमारा पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है। तो अगर लाइट हमारा पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो पार्टिकल भी लाइट के जैसा नेचर शो करना चाहिए, सिमेट्री, क्योंकि नेचर में सिमेट्री चलती है हर जगह पे। तो अगर लाइट हमारा, जो लाइट है हमारा, वो वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो पार्टिकल जो है, जिसके पास कोई भी मैटर है, अगर किसी के पास मास है, वो भी हमारा वेव नेचर शो करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने माना था ये बात। डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस किया, एग्जैक्ट उस समय उनको आइडिया नहीं था, बाद में डेविसन और जर्मर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये चीज़ दिखाया कि जो भी कोई मैटर है, वो जो जिस भी स्पीड से अगर उसको मैं चला रहा हूँ, एक वेवलेंथ एसोसिएट होगा जिसकी वैल्यू इससे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रोगली ने पहले थ्योरी बना ली मन में, समझा क्या, 2+2 4 होता है, तो 4 को तोड़ने पर 2+2 आना चाहिए, ऐसा उन्होंने मन में मान लिया, जबकि ये बात सही है नहीं। 4 3+1 भी तो हो सकता था, 1+3 भी तो हो सकता था। तो डी ब्रोगली ने क्या बना, इस चीज को मान लिया बस, कि लाइट जो है हमारा, लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो कोई पार्टिकल भी लाइट के जैसा नेचर शो करना चाहिए, और लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है। तो उन्होंने क्या माना इस चीज को, कि जो भी मैटर हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, कोई भी बॉडी, रियल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास, बॉल हो गया, कार हो गए, या हम लोग हो गए, अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो हमारे साथ भी एक वेवलेंथ, एक वेव एसोसिएटेड होगा, जिसका वेवलेंथ दिया जाएगा किससे, H/mv से, H/mv दिया जाएगा। ये माना था उन्होंने, ये हाइपोथेसिस था। बाद में दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर, उन्होंने क्या किया, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि हाँ, डी ब्रोगली ने जो बोला था वो बात सही है। हर मैटर के पास क्या होता है, हर मैटर के पास एक वेव होगा, उसका एक वेवलेंथ होगा, जो कि इसी फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक, अब बात को समझना जरा। तो सर एक सवाल उठता है कि हम लोग जब दौड़ते हैं या कार जब दौड़ती है, तब क्यों नहीं वेव दिखाई देता हमको, तो वेव क्यों नहीं दिखाई देता, या वेव नेचर क्यों नहीं हम लोग पढ़ते हैं, या न्यूटन ने क्यों नहीं वेव नेचर के बारे में बोला, क्योंकि जितने भी मोशन की जितनी भी चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, मैकेनिक्स, वो सारा न्यूटन ने बोला था, और न्यूटन ने कहीं वहां पे वेवलेंथ का नाम लिया है क्या, कहीं नाम नहीं लिया। लेकिन डी ब्रोगली तो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसके पास मास है, तो उसका एक वेवलेंथ होगा लैम्डा, जो कि H/mv से दिया जाएगा। तो होता क्या है, जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉल हो गया, कार हो गए, या हम लोग हो गए, हम लोग का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 10⁻34 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, हमारा जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका वेवलेंथ 10⁻34 मीटर के रेंज में होता है। अब ये इतना छोटा वेवलेंथ है, इतना छोटा वेवलेंथ है कि तुमको वेव जैसा महसूस नहीं होगा। इतना छोटा समझ रहे हो ना, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, दो करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ बोला जाता है। अब ये इतना छोटा है, मतलब वेव कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, और छोटा बनेगा, और छोटा, तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें। इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग वेवलेंथ को देख नहीं पाते हैं, होता है लेकिन इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है। तो हर मैटर के पास क्या होगा, वेव होगा, हर मैटर जो है वेव को ही फॉलो करता है, वेवलेंथ होगा उसके पास, लेकिन वेवलेंथ इतना छोटा हो जाता है कि हमें दिखाई देने वाला नहीं है वो। बात समझ आ रही। तो
डी ब्रोगली ने क्या किया था, इसको हाइपोथेसिस माना था सबसे पहले, बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, पहले हमारे सिलेबस में था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड वगैरह वेवलेंथ वगैरह वो निकाले थे लोग, और इस फॉर्मूले में जस्टिफाई किया था। वो हम लोग पढ़ेंगे भी, 12.27 करके होता है वो हम लोग देखा जाएगा, रूट वी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, डेविसन एंड जर्मर ने इसी चीज को। डी ब्रोगली को सपोर्ट किया उन्होंने, एक तरीके से बोला जाए तो। डी ब्रोगली के जो ये थ्योरेटिकल जो बातें की गई थी, उसको डेविसन जर्मर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, जो भी तुम्हारी बात है वो एकदम सही है। लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे नहीं, ठीक। अब इसमें डेरिवेशन इसका कर लेते हैं जरा, कि कैसे ये एक्सप्रेशन बनता है। चलो प्रूफ देख लिया जाए। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला था कि कोई भी फोटोन अगर चल रहा है तो उसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसी समय आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन था एक, E इक्वल्स एम सी स्क्वायर। देखो मास एनर्जी रिलेशन जो है ना आइंस्टीन का, ये हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है। जैसे ये कोई मर और जाता है तो ले जाकर लोग जलाते हैं कि नहीं, क्यों जलाया गया बॉडी को, क्योंकि देखो हमारे ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि शरीर नश्वर पता नहीं क्या क्या वो सब जो भी चीजें हैं, उसमें ये चीज लिखा गया है, उसी से इंस्पायर हुए थे आइंस्टीन भी, कि एक बॉडी का जब भी मास का कन्वर्जन मैं करवाता हूँ कहीं पर भी, तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसीलिए जलाया जाता है बॉडी को। जब वो बॉडी जलती है तो वहां पे कई तरह की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि नेचर में जाता है, नेचर में एब्जॉर्व करता है वो एनर्जी को, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोसेस तुम देखते हो, चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस देख रहे हो, चाहे तुम एंडोथर्मिक प्रोसेस देखते हो, उसमें क्या होता है कि अगर तुमने प्रोडक्ट को लिया है, मान लो सपोज करो 2 किलो का प्रोडक्ट लिया है तुमने, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को लेकर के तुम रिएक्शन करवा रहे हो, और मान लेता हूं मैं 2 किलो का है वो, ठीक है। जब उसका रिएक्शन कराओगे और प्रोडक्ट को जब तुम तौलोगे, नापोगे जब प्रोडक्ट को, तो वो 2 किलो का नहीं होगा, 1.9 1.8 ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट कम हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सर वो मास गया कहाँ, वही मास बदला इनटू एनर्जी, जिसकी वजह से तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। जैसे खाना भी जब बनाते हो तो सब्जी पूरा कढ़ाई भर करके सब्जी काट कर डाला जाता है, लेकिन जब वो पकता है, जब वो बनता है, तो उसका मास कम हो जाता है कि नहीं, और वहीं पर एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, गर्म हो जाता है उधर का सारा। तो याद रखना, जब भी मास कन्वर्ट हो रहा होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास कन्वर्ट हो रहा होगा, तो रिएक्टेंट का मास हमेशा ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होगा, और वो जो कन्वर्जन हुआ है, जो भी मास का लॉस हुआ है, वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आइंस्टीन ने बोला था, ठीक है ना। आइंस्टीन ने यही बात बताई थी कि मास जो है वो चेंज हो जाता है। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो ये एम नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये डेल्टा एम होता है, मास डिफिसिट बोलते हैं हम जिसको, चेंज इन मास, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, जो चेंज होता है, जितना मास का चेंज हुआ है उतना ही एनर्जी में बदलता है। बात समझ आ रही है। तो ये भी सर एनर्जी बता रहा है, ये भी सर एनर्जी बता रहा है, तो ये दोनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ कि नहीं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी ही बता रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमको पता है, सिंस मोमेंटम मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अभी देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रहा है, अभी फिर बाद में मैं स्पीड ऑफ लाइट को जनरल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, c की जगह v लिख दिया जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू, यहाँ से मास, जैसे चलो यहीं से मास की वैल्यू निकाल लेते हैं, मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी को c मान लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए, मैं वेलोसिटी को c मान लेता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू बाई सी। और सर हमको पता है सिंस वेवलेंथ क्या होता है हमारा, c बाई लैम्डा होता है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इम्प्लाइज डेट h बाई लैम्डा लिख सकते हैं, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई न्यू होता है। c बाई न्यू को मैं लैम्डा लिख सकता हूँ, क्योंकि उल्टा है इसलिए लैम्डा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम तो कितना आ जाएगा, h अपॉन
पी। यही था डी ब्रोगली का ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस के वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता था? एच अपॉन पी। पी का मतलब क्या है? मोमेंटम है। अभी जो फॉर्मूला लिखा गया था, क्या लिखा था मैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिखा था। ये एम वी और कुछ नहीं है, मोमेंटम ही तो है। ये एम वी क्या है? मोमेंटम ही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv। अगर पार्टिकल हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? mc हो जाएगा मोमेंटम। तो ये हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी था। ठीक है, यही हमारा क्या था? वेवलेंथ था, डी ब्रोगली वेवलेंथ। जब भी क्वेश्चन में डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लिख करके आएगा, समझ जाना इसी फॉर्मूले की बात कर रहा है। और न्यूमेरिकल आता है इससे, 100% न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नोट करेंगे इसको। अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.12 kg। एक बॉल है जिसका मास है 0.12 kg और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है। इसका वेवलेंथ निकाल करके वो एग्जाम्पल दिया, जो कि मैं तुमसे बताया भी हूं कि लगभग 10⁻34 क्या होता है? मीटर का वेवलेंथ होता है। बताया था ना अभी, इतना छोटा वेवलेंथ होता है। इसी वजह से हम लोग डेली लाइफ में देख नहीं पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मोमेंटम निकाला जाएगा बाबू, तो मोमेंटम आ रहा है 2.40। ठीक है, मोमेंटम अच्छा ये तो हो ही जाता है, 2.40 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम इतना आ गया। जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पे जब वैल्यू पुट की जाएगी, न्यूमेरिकली सॉल्व करना घर बैठ करके, 2.76 इंटू 10⁻34। 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था कि जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉल हो गया, कार हो गया, इनका जो वेवलेंथ है वो 10⁻34 मीटर में आ रहा है। इतना छोटा वेवलेंथ क्या महसूस कर पाओगे? नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ रहा है? इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट के साथ हमें वेव एसोसिएटेड हुआ दिखाई नहीं देता है, बट होता है। वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसी चीज को इलेक्ट्रॉन पे जा रहे हैं करने के लिए। इसी फॉर्मूले से मैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं। ठीक, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछता है। और यही किया भी था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से भी, उन्होंने भी यही वैल्यू निकाल करके दी थी। ठीक है, तो अगले हेडिंग डालेंगे। सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम लोग निकाल लें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या लिया गया है? स्मॉल एम है। मास इसका स्मॉल एम है, मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल वी। ठीक है, मूविंग वेलोसिटी स्मॉल वी। और ये वेलोसिटी कैसे दिया गया उसको? मैंने एक पोटेंशियल लगाया, मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जो कि कितना है? कैपिटल वी है। मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वहां पे, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सेलरेटर है उसके पास दबाऊंगा तो भागेगा वो। पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया v वोल्ट का, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया। ठीक, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर यहां से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv², यही होगा, सही है ना? और स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में वर्क डन जो होगा हमारा, वर्क डन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना होता है? ई वी नॉट होता है। उसी वी नॉट को हम लोगों ने यहाँ पे वी से लिखा है। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ई वी हो जाएगा। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई वी। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई वी। और हम लोग पढ़े हैं पहले से कि सर ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होनी चाहिए थी? बराबर होनी चाहिए। ई वी। यहां से वेलोसिटी निकाला जा सकता है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 EV अपॉन में m, ये हो जाएगा। ठीक है, इफ लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, इफ लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन लैम्डा इज इक्वल टू हमको पता है h अपॉन mv होता है। जब भी याद रखो, जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जिक्र भी अगर कर दिया गया, यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, वैल्यू को पुट करो अब। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? h अपॉन m, रूट में वेलोसिटी की वैल्यू यही पुट की जा सकती है, 2 EV/m। सही है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं
तो ये m को अंदर भेजता हूं तो m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, m स्क्वायर से m कैंसिल आउट होगा, सही है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट 2 MEV, ठीक है। ये याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, सही है। अब यहां पर ये जनरल फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हो रही है हमारी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के चले हैं वो अलग बात है। यहां पे अगर कोई और पार्टिकल दे दे कल को, अल्फा पार्टिकल दे दे, प्रोटॉन दे दे, या कोई और पार्टिकल का नाम लेकर के और चार्ज बोल दे तुमसे, बोल दे कि सपोज पार्टिकल विद चार्ज 4e 5e 6e मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड दिस, तो तुमको यहाँ पे वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये जनरल फॉर्मूला है, बात समझ आ रहा है ना। यहाँ पे ई की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, चार्ज रखेंगे, उस पार्टिकल का वेलोसिटी मास, और उसका ये पोटेंशियल है वी, याद रखना ये वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल वी पोटेंशियल होता है, कंफ्यूजन इसी में होता है बच्चों को, कैपिटल वी स्मॉल वी में वेलोसिटी काम खत्म हो चुका है, वेलोसिटी इसमें कहीं आएगा ही नहीं, पोटेंशियल आने वाला है, ठीक। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। फॉर इलेक्ट्रॉन एच की वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होगा। एम कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। चार्ज कितना होता है, -1.6 प्लस लेके चलते हैं इसको, इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। जब इन सारी वैल्यूज को यहां मैं पुट करके और सॉल्व करूंगा, ऑन सॉल्विंग हमें जो वैल्यू मिली थी वो लैम्डा की वैल्यू मिली थी 12.27 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में रूट वी मीटर, ये मिली थी वैल्यू। जब इन सारी वैल्यूज को तुम यहां पर रखोगे, इसके वैल्यू पता है 2 पता है तुमको, m पता है, e पता है, v नहीं पता है, जब इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है। और 10 की पावर -10 को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं कि नहीं, तो 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, और ये स्पेसिफिकली फॉर्मूला किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो यहां लैम्डा ई लिख देता हूं मैं इसको। तो क्या पता चला हमको कि एक इलेक्ट्रॉन के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो होता है 12.27 अपॉन में रूट वी का मतलब है पोटेंशियल। अब देखो क्वेश्चन में तुमको क्या करेगा, पोटेंशियल देगा, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डाला, 150 वोल्ट का पोटेंशियल डाला, ये वैल्यूज तुमको ऑलरेडी पता है, 12.27 अपॉन में 100 150 200 जो भी करेगा, रूट में उस वैल्यू को पुट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर कुछ भी बोलेगा तो तुमको यहां पुट करना है, फिर बात आती है समझ में ना। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ भी पुट करने के लिए बोलेगा, और अगर मान लो एग्जाम में तुमको डिराइव करने के लिए दिया है, इलेक्ट्रॉन न लिख करके दे दे, बस सिंपल लिखे चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू, तो तुम जहां जहां ई लिखे थे, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, चार्ज यहां पे हमने क्या माना था, ई माना था, तो तुम वहां पे क्या कर लोगे, क्यू मान लोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी हो जाएगा, क्यू वी, ठीक है, क्यू वी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी जनरल चार्ज के बारे में बोलेगा तो क्यू रख करके हम लोग चलेंगे, लेकिन जनरली वो इलेक्ट्रॉन की ही बात करता है, बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉन की ही बात करता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन लेकर के चले हैं। लेकिन बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है, कोई भी चार्ज पार्टिकल देगा इससे लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नोट करो। आखिरी टॉपिक है ये, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वेव है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे मैंने इंसिडेंट करवाया है, ठीक है, जिसका नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो जो वेव वहां से निकले थे, जो चार्जेज वहां से निकले या इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे, फोटो इलेक्ट्रॉन, उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला गया लैम्डा डैश है। तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करके बताओ, सही। अब एक चीज याद रखो, जब भी कहीं पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाएगी तो वहां पे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही लगता है, सही है, बात समझ आती है। और जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की जाएगी तो एच अपॉन एम वी लगेगा। तो यहां पे क्या बात की गई कि एक, ध्यान से सुनते रहना, यहां से एक हमारे पास कोई एक मेटल ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने क्या किया, वेवलेंथ लैम्डा से मैंने एक फ्रीक्वेंसी या एक रेडिएशन को मैंने इंसिडेंट कराया, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे
उनका वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या था, लैम्डा डैश था, और वर्क फंक्शन क्या बोला गया है, नेग्लेजिबल है, मतलब जीरो लिया जा सकता है। तो हमको पता है बाई आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बाई आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमको एक बात पता है, क्या होता है वो, बहुत बढ़िया, E इक्वल्स फाई नॉट प्लस के मैक्स, ये हमको पता है कि नहीं, ठीक है, इतनी बात हमको पता है। वर्क फंक्शन क्या है, इधर हो रहा है, उधर कुछ नहीं हो रहा है। तो एनर्जी हमारा कितना है सर, एच लैम्डा बोला गया ना, तो एच सी बाई लैम्डा लिख दूं, एच सी बाई लैम्डा लिखा जा सकता है, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में लेकर के चलना मुझे, एच न्यू ही है, एच सी बाई लैम्डा लिख दिया। वर्क फंक्शन कितना है, जीरो है, प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं देखो क्या लिखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे डी ब्रोगली का जिक्र किया गया है कि नहीं, और डी ब्रोगली में क्या चाहिए होता है हमको, मोमेंटम चाहिए होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, सही है। अरे बेकार हो तुम लोग पूरा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, मास इंटू मास, m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी को क्या बोलते हैं हम लोग, p बोलते हैं, तो p स्क्वायर बाई 2m हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ p स्क्वायर बाई 2m। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का ही जरूरत पड़ता है ना हमको वहां पे। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करते हैं हम लोग, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mhc बाई लैम्डा, और रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ लैम्डा 1 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इफ लैम्डा 1 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉमा, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी होता है, बस इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू को रखते हैं हम लोग एच अपॉन में, पी की वैल्यू क्या है, रूट 2mhc अपॉन में लैम्डा, लैम्डा उछल करके ऊपर जाना चाहिए। अच्छा इधर कहीं रूट है नहीं, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करते हैं सर हम लोग, तो हो जाएगा लैम्डा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये लैम्डा उछल के ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत है, और ये हो जाएगा 2mhc, एक h से एक h कैंसिल हो गया, हमें लैम्डा को एक तरफ रखना है, तो सर यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, सही है, यहाँ से लैम्डा को मैं एक तरफ रखूंगा, बाकी लोग को फेंकूंगा इधर, 2mc अपॉन में h, और इधर ऑलरेडी बैठा हुआ था लैम्डा डैश स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो याद रखना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, और डी ब्रोगली वेवलेंथ, जब हमारा वर्क फंक्शन नेग्लेजिबल होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2mc बाई एच लैम्डा डैश स्क्वायर। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से सारा कंप्लीट, कल से न्यूमेरिकल देखा जाएगा।